डीएलएड तृतीय सेमेस्टर संस्कृत। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं डीएलएड तृतीय सेमेस्टर संस्कृत का तीसरा चैप्टर है संधि प्रकरण। सिलेबस के मुताबिक हमको डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के संधि में केवल व्यंजन संधि को पढ़ना है और व्यंजन संधि में हम पढ़ेंगे जो है कि विभिन्न प्रकार के जो व्यंजन संधि के अंतर्गत संधियाँ आती हैं। दोस्तों सर्वप्रथम ये जान लेते हैं कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं। तो जब व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल हो अथवा स्वर के साथ मेल हो तो व्यंजन संधि होता है। कहने का आशय यह है कि व्यंजन संधि का ये जरूरी नहीं है कि नाम व्यंजन है तो व्यंजन संधि का व्यंजन के साथ ही मेल होगा तभी व्यंजन संधि होगा। व्यंजन संधि का व्यंजन के साथ मेल हो या स्वर के साथ मेल हो तब भी वहाँ पे क्या होगा, व्यंजन संधि होता है। इसको परिभाषा के रूप में ऐसे समझेंगे कि यदि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आता है और उसके बाद जो विकार उत्पन्न होता है अर्थात जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। कहने का आशय यह है कि व्यंजन संधि में ये जरूरी नहीं है कि व्यंजन के बाद व्यंजन से ही मेल हो, वहाँ पे व्यंजन अथवा स्वर दोनों में से कोई भी आ सकता है। जैसे एक महत्वपूर्ण उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे संस्कृत में आपने सुना होगा वाक धन ईस, वाक धन ईस क्या हो जाता है, वाग ईस हो जाता है। अब ये कैसे होता है इसको हम आगे समझेंगे। यहाँ पे बस ये देखेंगे कि वाक धन ईस का वाग ईस हो जाता है और वही सत धन चित्त का, यहाँ पे व्यंजन का व्यंजन से मेल हो रहा है, सत धन चित्त का क्या हो जाता है, सचित हो जाता है, व्यंजन प्लस व्यंजन हो रहा है। और वही वाक धन ईसा में क्या हो रहा है, व्यंजन प्लस स्वर हो रहा है। तो बस यहाँ पे यही समझना है कि व्यंजन संधि अगर हमसे कोई पूछता है कि व्यंजन संधि किसे कहेंगे तो व्यंजन संधि के अंतर्गत हम बताएंगे कि जब व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल हो अथवा स्वर के साथ मेल हो, दोनों में से किसी के साथ मेल हो सकता है तो वहाँ व्यंजन संधि कही जाएगी। आइए व्यंजन संधि के विभिन्न प्रकारों को जो है कि क्रम रूप से चर्चा करेंगे। पहला ष्टुत्व संधि, दूसरा ष्टुत्व संधि, तीसरा जसत्व संधि। इन तीनों और भी विभिन्न प्रकार के जो है कि संधियाँ हैं उनको भी हम पढ़ेंगे। तो क्रमशः जो है कि हम सर्वप्रथम ष्टुत्व संधि को इस वीडियो के माध्यम से आसानी भाषा में समझेंगे। तो आइए हम ष्टुत्व संधि को आसानी भाषा में समझते हैं। दोस्तों इसका सूत्र देखेंगे, स्तोष चुनाश चू। क्या सूत्र है, स्तोष चुनाश चू। अब सूत्र तो सुन के बहुत कठिन लग रहा होगा परंतु है बहुत ही आसान। क्या सूत्र है, स्तोष चुनाश चू। अब इस सूत्र का जो है कि हम विश्लेषण करेंगे कि ये सूत्र आखिर कह क्या रहा है। भले उच्चारण करने में कुछ कठिनाई महसूस हो रहा हो पर इतना ये कठिन है नहीं। सूत्र क्या है, स्तोष चुनाश चू, स्तोष चुनाश चू। अब आइए इसका हम विश्लेषण करते हैं। तो जो अस्तु दिख रहा है, जो अस्तु दिख रहा है वास्तव में वो अस्तु नहीं है, वो क्या है, अस्तु है। वो अस्तु है, वो उसका रूप चला है। जैसे गुरु का रूप पढ़ते हैं तो बहुवचन में जाते हैं तो एक गुरु हो जाता है, तो वही वो रूप चला है भाई। वो अस्तु है नहीं, वो है अस्तु। और संस्कृत में हम जानते हैं कि वर्गों को कैसे डिनोट किया जाता है, तो कुवर्ग, चू वर्ग, टू वर्ग, तू वर्ग, पू वर्ग, पू वर्ग। और वही हिंदी में क्या किया जाता है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो यहाँ पे उसमें वर्ग के विभिन्न अक्षर जो होते हैं वो समाहित किए गए हैं और अस्तु का अर्थात दंत स हो गया। आइए सर्वप्रथम पहला देखिए जो है अस्तु है, इसको नीचे आ रहे हैं, इसको क्या लिखा जा सकता है, अस्तु लिखा लिखा जा सकता है। इसको कहेंगे क्या, सकार त वर्ग, सकार त वर्ग। सकार क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ अस भी आ रहा है, दंत स। और इसमें क्या समाहित है, तू से क्या समाहित है, त वर्ग। दोस्तों हमने इसको पिछले वीडियो में समझ लिया है कि जो तू आएगा, चू आएगा, टू आएगा, इसको क्या समझेंगे, वर्ग समझेंगे। चू आता है तो च वर्ग समझेंगे, कू आता है तो क वर्ग समझेंगे, तू आता है तो त वर्ग समझेंगे। तो यहाँ पे इसको बताने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझिए। अस्तु, अस्तु के अंतर्गत देखेंगे कौन कौन आता है, सकार त वर्ग। अब आते हैं सकार में क्या आता है, तो सकार के अंतर्गत दंत स। उसके बाद त वर्ग में हम सभी जानते हैं कि त, थ, द, ध, न। उसके बाद आते हैं अश्चु। अश्चु में जो है कि इसको क्या बोलते हैं, सकार च वर्ग, शकार च वर्ग, शकार। ये तालु से इसका उच्चारण होता है। वही अस्तु अगर देखेंगे पहला वाला देखेंगे तो होता है सकार च वर्ग, सकार त वर्ग। ये दंत स से उसका उच्चारण होता है। अब आइए ये अब तो समझ लिए हम कि अस्तु के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण को समाहित किया गया है। अब सूत्र का हम विश्लेषण कर रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि अस्तु के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण समाहित किए गए हैं। अस्तु के अंतर्गत तो क्या हमने समझा कि दंत स को समाहित किया गया है, त वर्ग अर्थात त, थ, द, ध, न को समाहित किया गया है। वहीं अश्चु को देखा, अश्चु के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण समाहित किए गए हैं, तो सकार च वर्ग अर्थात तालव्य स, च, छ, ज, झ, इय। अब आइए इसके परिभाषा को देखते हैं कि अच्युत संधि वाकई में कहता क्या है।
कैसे इसके माध्यम से जो है कि संधि किया जाता है। तो आइए पढ़ते हैं इसको एक बार। सकार या त वर्ग, त वर्ग में कौन कौन से जो है कि अक्षर आएंगे, तो त थ द ध न के पहले या बाद में सकार शकार शकार या च वर्ग, च वर्ग में कौन कौन से आएंगे, च छ ज झ ञ का योग होता है तो स के स्थान पर जो है कि तालव्य स हो जाता है तथा त वर्ग के स्थान पर च वर्ग हो जाता है। कहने का आशय ये है कि यदि अगर हम संधि विच्छेद कर रहे हैं, संधि अगर हम कर रहे हैं और मान लीजिए हमारे सामने कोई अगर संधि दे दिया है, संधि उसको संधि विच्छेद जो है कि संधि करने के लिए दिया है, एक संधि विच्छेद दे दिया है, तो सर्वप्रथम उसमें जो है कि उसका योग करने से पहले उसमें हम ये ध्यान देंगे कि उसमें जो है कि सकार त वर्ग किधर है और शकार च वर्ग किधर है। तो ये संधि ये कहता है कि सकार सकार त वर्ग जो है, दंत स और त वर्ग जो है उसका अगर उसके सामने अगर ये सकार च वर्ग अर्थात तालव्य स और च वर्ग आएंगे, जरूरी है उसके सामने, क्योंकि ये जो सकार त वर्ग है वो बाएं साइड में भी आ सकता है, सकार च वर्ग ये दाहिने साइड में भी आ सकता है, तो दोनों इधर उधर भी आ सकते हैं। लेकिन सर्वप्रथम हमको फोकस ये करना है कि सकार त वर्ग किस साइड आया है, अब वही बदलेगा किस में, तो शकार च वर्ग में बदल जाएगा, यही ये सूत्र कह रहा है। और यदि एक चीज़ यहाँ पर नोट में देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण, कि जो सकार दंत स जो है उसके बाद अगर कोई भी अक्षर आता है इसमें से सकार च वर्ग में से अर्थात तालव्य स च छ ज झ य में से कोई भी अक्षर आता है तो क्या हो जाएगा, हमेशा दंत तालव्य स ही होगा। दंत स के बाद यदि तालव्य स या च वर्ग का कोई भी अक्षर आता है तो क्या हो जाएगा, जो है कि तालव्य स ही हो जाएगा। अब आइए इस जो है कि सारणी के माध्यम से समझते हैं। स्थान या स्थानीय देखेंगे कि स्थान पे जो है कि कौन कौन होना चाहिए, तो स त थ द ध न, इनका आदेश किसके साथ होना चाहिए, अर्थात सामने कौन इनके होगा, तो तालव्य स च छ ज झ य, तो इनके साथ इनका योग होगा तो क्या हो जाएगा, तो जब दंत स का तालव्य स के साथ योग होगा तो हमेशा दंत तालव्य स ही हो जाएगा। उसके बाद तो का जो है कि च के साथ योग होगा तो क्या हो जाएगा, च हो जाएगा। च वर्ग का योग पहले हो या बाद में, अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि च वर्ग का योग पहले हो या बाद में, जरूरी नहीं है कि प्रायः हम संधियों में देखते हैं कि हमेशा दाहिने साइड ही जो है कि जो बदलने वाला होता है वो आता है, योग करने वाला जो होता है आदेश जो होता है वो दाहिने साइड में होता है, ये बिल्कुल गलत है। ये हमेशा जरूरी नहीं है कि ये बिल्कुल जो है कि सामने ही आएगा, दोनों ये दाहिने और बाएं साइड किसी तरह ये आदेश वाला आ सकता है। तो यही यहाँ पे कह रहा है कि च वर्ग का योग पहले हो या बाद में हो, कभी भी हो। दंत स का यदि योग होता है सकार च वर्ग से, अर्थात दंत स का यदि योग होता है तालव्य स च छ ज झ य में से किसी से, तो तालव्य स ही हो जाएगा। उसके बाद तो का जो है कि तो का योग जो है कि होता है च से, तो क्या हो जाएगा, तो का योग च से होगा तो च हो जाएगा। थ का योग अगर छ से होगा तो क्या हो जाएगा, छ हो जाएगा। द का योग अगर ज से होता है तो ज हो जाएगा। ध का योग अगर झ से होता है तो झ हो जाएगा। न का योग यदि इ से होता है तो इ हो जाएगा। आइए यहाँ पे इस सारणी के माध्यम से इसको और आसानी से समझते हैं। स के स्थान पर क्या हो जाएगा, तो तालव्य स हो जाएगा। त के स्थान पर क्या हो जाएगा, तो के स्थान पर क्या हो जाएगा, च हो जाएगा। तो के बाद यदि सामने च आता है तो च हो जाएगा। ये सारणी के माध्यम से समझाया गया है, बाकी अभी हम इसको समझेंगे कि ये हो नहीं जाएगा, ये संधि ये खुद कहता है कि यही हो जाएगा। ये तो यहाँ पे रटने वाली बात जो है कि सारणी बना के लिख दिया गया है, लेकिन इसमें रटना बिल्कुल नहीं है, बहुत ही आसान संधि है। द के बाद जो है कि द के स्थान पर क्या हो जाता है, ज हो जाता है। ध के स्थान पर झ हो जाता है। न के स्थान पर इ हो जाता है। आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से और भी आसानी ढंग से समझते हैं। पहला उदाहरण है सदधन जन। सदधन जन, सर्वप्रथम ये समझेंगे कि यहाँ पे पूछ दिया कि कौन संधि है। अगर कोई पूछ दिया कि सदधन जन में कौन संधि है, तो व्यंजन संधि है। कैसे, क्योंकि व्यंजन का व्यंजन से मेल हो रहा है या व्यंजन का स्वर के साथ मेल होता है तो हम व्यंजन संधि जानते हैं कि उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो देखिए सज्जन कैसे हो जा रहा है, देखिए ज आगे क्या आ रहा है, ज आ रहा है। प्रारंभ में क्या है, बाएं साइड में क्या है, जो है कि द आ रहा है। द का मेल किससे हो रहा है, ज से हो रहा है, अर्थात तो वर्ग का मेल द जो है तो वर्ग का अक्षर है। इतना क्लियर है, कैसे अक्षर है देखिए, तो वर्ग पढ़िए, तो थ द चौथे स्थान पे आ रहा है, तीसरे स्थान पे आ रहा है, मतलब है तो
वो स्थान किसी भी स्थान पे आए, हालांकि स्थान का भी महत्व है, उसको भी पढ़ेंगे, लेकिन तो वर्ग का है, इतना क्लियर हो गया कि सकार तो वर्ग का जो है कि य अक्षर है द, इसके सामने जो, अब देखते हैं कि जो आ रहा है यह शकार च वर्ग का आ रहा है। अब ये पता करेंगे कि जो आ रहा है वो किस स्थान पे आता है। जो ऊपर ये सारणी दिया गया है आप देख के आसानी से बोल देंगे कि द के जगह पे ज हो जाएगा, लेकिन नहीं, उसको देखिए मत, उसको निकालिए कि कैसे ज हो जा रहा है। तो द के बाद ज आ रहा है, तो द किस स्थान पे है, तो थ द तीसरे स्थान पर है। तो च वर्ग में आएंगे, च वर्ग का तीसरा अक्षर ढूंढेंगे कि च वर्ग का तीसरा स्थान अक्षर कौन है, च छ ज है, तो क्या हो जाएगा, ज ही हो जाएगा। तो सदन जनों का क्या बन जाएगा, सज्जन बन जाएगा। ये सारणी में रटिए मत भैया, सद धन जन अर्थात द कौथे भाई त वर्ग का है, इतना क्लियर हम कर लिए। सर्वप्रथम ये क्लियर करते हैं कि व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि के बाद ये क्लियर करेंगे कि त वर्ग वाला ही बदलेगा, तो त वर्ग किस साइड है भाई, त वर्ग का अक्षर किस साइड हमको दिख रहा है, तो त वर्ग का अक्षर जो है कि हमको बाएं साइड में दिख रहा है, मतलब, और त वर्ग को ही बदलना है किसमें, च वर्ग में। तो त वर्ग का कौन सा अक्षर आया है, द आया है, द चौथे स्थान वाला अक्षर आया है, तो त थ द तीसरे स्थान वाला अक्षर आया है, तो तीसरे स्थान वाला ही अक्षर जो है कि च वर्ग का होगा। तो च वर्ग में आएंगे, कौन सा तीसरे स्थान पे कौन अक्षर है भाई, च छ ज है, तो क्या हो जाएगा, दो के स्थान पर ज हो जाएगा, तो क्या बनेगा, सज्जना बनेगा। इसलिए नहीं सज्जन बना है कि हम जानते हैं कि सज्जन होता है, सज्जन एक शब्द हिंदी का बहुत ही फेमस जो है कि शब्द है, बहुत ही प्रसिद्ध शब्द सज्जन है। भाई सज्जन यहाँ पे तो दे दिया है सामने, नहीं दिया होता तब कैसे जानते हैं, इसलिए यहाँ पे निकाला जा रहा है। बाकी इन सारणी को सारणी से देख के याद मत कीजिए, उसको निकालिए। दूसरा उदाहरण आएंगे, कस धन चित्त। अब तुरंत हमारे दिमाग में आना चाहिए कि हमने नोट में क्या पढ़ा था कि सर्वप्रथम कि दंत स का किसी के साथ भी अगर मेल होता है, किसी के साथ भी अगर आदेश में अगर कोई भी अक्षर शकार च वर्ग का कोई भी अक्षर आता है तो हमेशा होगा क्या, तालव्य स होगा। हमने क्या पढ़ा नोट में कि जो दंत स है इसका तालव्य स और च वर्ग के साथ किसी भी अक्षर के साथ यदि अगर योग होता है तो हमेशा तालव्य स ही होगा। अब यहाँ पे कश धन चित्त, यहाँ पे स का किस में हो जा रहा है, तो स का किस में हो जा रहा है, सकार तो वर्ग ही बदलता है, तो जो दंत स दिया है ये हम जानते हैं कि सकार तो वर्ग का अक्षर है। अब ये चौथा स्तर है भाई, चौथा अक्षर है भाई, तो हमको इससे मतलब ही नहीं है कि चौथा अक्षर है, इतना हम जान गए हैं कि जो भी दंत स जब भी बदलेगा तो किस में बदलेगा, तालव्य स में बदलेगा। उसके बाद कोई भी आए, उसके बाद सकार च वर्ग का कोई भी अक्षर आए, अब कोई भी का मतलब कि यही जो आदेश हो रहा है, जो यहाँ पे दिया जा रहा है, कौन कौन, तालव्य स च छ ज, यहाँ में से कोई भी अक्षर आए दंत स के बाद तो क्या हो जाएगा, हमेशा तालव्य स ही हो जाएगा। तो कश धन चित बराबर क्या हो जा रहा है, कश्चित हो गया। आइए इसी क्रम में जो है कि एक और उदाहरण देखते हैं, बृहद धन झर। बृहद धन झर, बृहद धन झर, इसमें भाई द ऊपर तो आप तुरंत देख लेंगे कि द के स्थान पर ज हो जाएगा, लेकिन उसको मत देखिए कैसे हो जाएगा, इसको देखिए। सर्वप्रथम ये पता लगाएंगे कि तो वर्ग किस साइड में है, तो तो वर्ग किस साइड में है भाई, तो हम अगर मान लीजिए हम झर देख रहे हैं तो वर्ग पढ़ेंगे, तो थ द ध न, तो झ आया ही नहीं, तो इसका मतलब कि जो है कि दाहिने साइड में जो है कि तो वर्ग का अक्षर ही नहीं आया। अब आते हैं बाएं जो है कि बाएं साइड में, हालांकि हमको दिख रहा है लेकिन ये केवल समझने के लिए हम पढ़ रहे हैं कि हमको सर्वप्रथम ये चेक करना है कि तो वर्ग वाला अक्षर किधर है, कहीं उसी को तो बदलना है। तो अब हम पढ़ेंगे तो थ द, अर्थात हमको दिख गया कि बृहद जो है, जो द है वो तो थ द तीसरे स्थान पे आ रहा है, इसी को बदल के च वर्ग का तीसरा स्थान हो जाएगा, अर्थात च वर्ग में आएंगे तीसरा देखेंगे च छ ज, तो क्या हो जाएगा, बृहद झर हो जाएगा। द किस में बदल जाएगा, जो है कि ज हो जाएगा, हालांकि यहाँ पे आधा आधा द दिया है तो आधा ज हो जाएगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि, इसलिए नहीं कि क्यों, यहाँ पे जो है कि आपको सामने दिख गया है कि बृहद झर, उसको निकाला गया है भाई, बहुत ही आसानी ढंग से निकाला गया है। बृहद धन झर बराबर क्या हो जाएगा, बृहद झर। अब देखिए एक उदाहरण छूट रहा है, सांगिन सागडिन सागडिन जय। अब जो है कि इसमें देखेंगे अंत में क्या आ रहा है, न आ रहा है, इसका जो है कि योग किसके साथ हो रहा है, तो जय के साथ हो रहा है। तो सर्वप्रथम ये चेक करेंगे कि जो है कि जो न हमारा सकार तो वर्ग किधर है, तो हम देखेंगे तो थ द न, अर्थात तो वर्ग में जो है कि दाहिने साइड में है, साठगिन जिधर है साठगिन। अब इसमें क्या है जो है कि नौ किस में, नौ चौथे स्थान पे आ रहा है, तो थ द न, तो थ द ध न पांचवें अक्षर पे आता है, तो च वर्ग का कौन सा अक्षर होगा, तो पांचवा अक्षर ही होगा। तो अब आते हैं कि पढ़ेंगे च वर्ग का पांचवा अक्षर पढ़ेंगे, च छ ज झ इय, इय हो जाएगा, अर्थात सार्गिन जय हो जाएगा।
अब इसी क्रम में अगला देखेंगे दुष्धन चरित्र। अब यहाँ पे तो अब देखते ही आप लोग बता देंगे कि दुष्चरित्र हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि दंत स का यदि शकार च वर्ग के साथ मेल होता है तो हमेशा तालव्य स ही होता है। दंत स का हम जानते हैं कि दंत स का तालव्य स और च वर्ग के किसी भी अक्षर के साथ मेल होता है तो तालव्य स हो जाता है। देखिए जो दंत स दिया है वो किस में बदल जा रहा है, तालव्य स में बदल जा रहा है। ये नियम कहता है, ये अशुत्व संधि कहती है। इसी क्रम में अगला देखेंगे उद्धन ज्वल। उद्धन ज्वल, अब यहाँ पे दाहिने साइड में ज आया है इसलिए ज्वलन ज नहीं हो जाता है, इसको हम निकालते हैं भाई। सर्वप्रथम ये चेक करेंगे कि त वर्ग किधर है, तो हम पढ़ेंगे त थ द, तो द वाला अक्षर त वर्ग का द वाला अक्षर किधर आ रहा है, जो है कि बाएं साइड में आ रहा है, उद 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 के साथ लगा हुआ है, उ के साथ द लगा हुआ है। अब यही किस स्थान पे आ रहा है, उ त थ द तीसरे स्थान पर आ रहा है कि, और इसके बाद जो है कि तो च वर्ग में आएंगे, देखेंगे च वर्ग का तीसरा स्थान पे अक्षर कौन है, तो च छ ज है, तो द किस में बदल जाएगा, तो ज में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, उज्ज्वला हो जाएगा। क्यों हो गया है, क्योंकि सकार त वर्ग का जो है कि अक्षर जो द है वो तीसरे स्थान पर है, और च वर्ग का तीसरा स्थान पर अक्षर कौन है, तो ज है, तो द हमेशा किस में बदल जाता है, ज में बदल जाता है। इसके बाद आते हैं जो है कि उत्धन चारणम। उत्धन चारणम, उच्चारण को जो है कि निगलेक्ट कीजिए, अभी उच्चारण पे ध्यान मत दीजिए, केवल इस पे ध्यान दीजिए कि उत्धन चारणम अर्थात व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल हो रहा है। तो सर्वप्रथम ये पता करेंगे कि जो है कि सकार सकार जो है कि त वर्ग जो है कि किधर है, तो हम देख रहे हैं तो पहले ही आ गया, दिख गया कि हमको बाएं साइड में दिख रहा है, उत त दिख रहा है, पहले स्थान पर है, तो च वर्ग का पहला स्थान देखेंगे। च वर्ग का पहला स्थान, तो च वर्ग का पहला स्थान कौन होगा, च हो जाएगा, अर्थात आधा तो है तो आधा च हो जाएगा, तो उत्धन चारणम क्या बन जाएगा, उच्चारणम बन जाएगा। दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस कीजिएगा कि दंत स जो हमने नोट में बताया है उसको एक बार और सुन लीजिए कि दंत स का तालव्य स या च वर्ग के साथ किसी भी अक्षर के साथ योग होगा तो तालव्य स ही होगा, तालव्य स ही होगा। वो क्यों ना स के बाद इन जो है कि 6 अक्षरों में से, च वर्ग वाला 5 अक्षर हो गया और तालव्य स, 6 अक्षरों में से कोई भी आए हमेशा होगा क्या, तालव्य स होगा। यही कारण बन रहा है कि कस दन चित बराबर कश्चित हो जा रहा है, दुष्दन चरित्र बराबर दुष्चरित्र हो जा रहा है। दोस्तों आशा करता हूँ कि इस संधि को आप आसानी से समझे होंगे। धन्यवाद दोस्तों।